हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाले वीडियो में हम अपना जो प्लानिंग का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझने जा रहे हैं कि आखिरकार ये बॉडी क्या है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था इंडिया की इकोनॉमी को एक तरीके से प्लान करने में। दूसरी बड़ी चीज़ हम क्या समझेंगे, नीति आयोग आखिरकार क्या है, जो कि हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था किसने, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग क्या है, क्यों उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे दैट वुड बी अबाउट बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही, वो क्या बता रहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्पाइट वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट। हमें पता है कि जब हम प्लानिंग कर रहे थे ना कि भारत को कैसे डेवलप करना है, इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे करना है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हमारा रूरल एरियाज़ है वो डेवलप हो जाएंगे और जो रूरल पॉवर्टी है ना वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, इंडस्ट्रीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। एंड हमारा जो बाकी जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए स्टील की ज़रूरत पड़ेगी एंड अदर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स बना देगी तो हम अपने पूरे भारत का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे एरियाज़ में डिफरेंसेस थे, लेकिन एक चीज़ थी जहाँ पर कंसेंसस था। वो चीज़ क्या थी? पहली बात, यहाँ पर जो कंसेंसस वाला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट एक्टर्स एंड देयर वाज अ नीड फॉर गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिज़ाइन और अ प्लान फॉर डेवलपमेंट। एक चीज़ पर हर कोई लगभग एग्री कर रहा था कि देखो, अगर भारत में डेवलपमेंट करना है ना, इंडिया में डेवलपमेंट करना है, तो वो हम प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट प्राइवेट एक्टर्स कर लेंगे, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप डेवलपमेंट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रादर क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा गवर्नमेंट, हमें चाहिए होगा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में दे, गवर्नमेंट के हाथों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, डिज़ाइन बना सके, प्लान बना सके कि भारत का डेवलपमेंट कैसे करना है। सो दिस वॉज वेरी क्लियर कि अगर इंडिया में डेवलपमेंट करेगा कोई तो उसको लीड कौन करेगा, उसको लीड करेगी इंडिया की गवर्नमेंट। ठीक है, ना कि इंडिया के जो प्राइवेट एक्टर्स हैं वो। इस चीज़ पर हर कोई एग्री कर रहा था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में डेवलपमेंट करना है तो प्राइवेट एक्टर्स की भी बात अगर आप देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात देखो, बिजनेसमैन की बात देखो, तो उनके पास तो रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है ना। उनके पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है कि वो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कर सके, है ना। तो इसीलिए ये भी सोचा गया कि अच्छा, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये है कि हमें पॉवर्टी जैसी इश्यूज़ को भी डील करना है, हमें रूरल पॉवर्टी पर भी फोकस करना है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। तो इसलिए हम प्राइवेट एक्टर्स के हाथों में चीज़ें नहीं छोड़ सकते, सरकार को आगे आना ही पड़ेगा एंड गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। देखो, टॉपिक क्या है आपका, चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। जब हम प्लान डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि प्लानिंग कौन कर रहा है, प्लानिंग कर रही है सरकार, कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमें उस रिसोर्स को कौन से एरियाज़ में लगाना है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे करना है, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट कैसे करना है, डैम्स बनाने हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये चीज़ को बोला जाता है प्लान डेवलपमेंट। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें थी। अब उस समय जब भारत ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा था, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि जहाँ जहाँ पर रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी हो रही है ना, तो वहाँ पर रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे, सो 1940s एंड 1950s में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है कि जो प्लानिंग की बात करी जा रही है, प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी, ये हर कोई बोल रहा था कि अगर इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है तो किसको देना पड़ेगा, ये काम सरकार करेगी, ऐसा उस समय बोला जा रहा था। जैसे ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था यूरोप में, ठीक है, 1930s के आसपास ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूरोप में। और दूसरी बड़ी बात क्या है, इंटर वॉर जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, किसका, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, एंड most of all the spectacular economic growth against the heavy odds in Soviet Union in 1930s and 1940s contributed to the consensus। बताया क्या जा रहा है यहाँ पर, सिंपल सी एक बात बताई जा रही है कि जब ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी उस समय एक कंसेंसस था,
ऐसा नहीं था कि इंडिया में एक कंसेंसस था कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट लीड करेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी एक कंसेंसस था। तो जहाँ जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीबिल्डिंग हो रही थी, जापान में, जर्मनी में रिकंस्ट्रक्शन करना था क्योंकि वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन हो चुका था इकोनॉमीज का इनकी, तो दोबारा से वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करना है, सोवियत यूनियन का डेवलपमेंट करना हो चाहे, इन सभी एरियाज़ में भी यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भी इन सभी एरियाज़ में गवर्नमेंट, इन सब की गवर्नमेंट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। सो नॉट ओवर अबाउट कि ऐसा नहीं था केवल भारत में ही कंसेंसस था, रादर उस समय दुनिया में भी कंसेंसस था। इस चीज़ पर हर कोई एग्री कर रहा था कि देखो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है तो उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ में सौंपनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो जब डिसाइड हो ही गया कि ठीक है गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बनाया प्लानिंग कमीशन को। ओके, लेकिन उससे पहले प्लानिंग कमीशन से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी यहाँ पर। प्लानिंग कमीशन से पहले हमें जानना पड़ेगा बॉम्बे प्लान के बारे में। प्लानिंग कमीशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू बॉक्स है, इसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, CUET की बात करो या फिर बोर्ड्स की बात करो, तो वो सब हम कवर करेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये बॉम्बे प्लान क्या है भाई, है ना, किस चीज़ को हम लोग बॉम्बे प्लान कह रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं आपसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो वो प्लानिंग की आइडिया को एक तरीके से रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक तरीके से इन सब इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। उनको बोलेगी कि भाई तुम अपनी जो चीज़ें हैं वो इतने ही प्राइस पर बेचोगे, उससे ज़्यादा नहीं बेचोगे, इसी क्वालिटी में बेचोगे, इसी क्वांटिटी में बेचोगे, यही प्रोडक्ट तुम बनाओगे। तो क्या हो रहा, एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स के हाथ बंध जाते हैं जब भी सरकार के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि हाथ कौन बांधता है, सरकार बांधती है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे हम डिसाइड करेंगे। ऐसा जनरली प्लान्ड इकोनॉमी में हम एज्यूम करते हैं कि इसी चीज़ की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स प्लानिंग को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरकार आएगी और सरकार हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगा देगी, हमें रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या इंडिया में भी ऐसा था? क्या इंडिया में भी जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, क्या वो लोग भी मना कर रहे थे कि नहीं इंडिया में गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को लीड नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा था? नहीं। जब हम कह रहे हैं कि इंडिया में कंसेंसस था कि गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, सो वो कंसेंसस ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट के अंदर जो अलग अलग पार्टीज़ है उसमें था, रादर प्राइवेट सेक्टर के भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी इसी बात को कह रहे थे कि इंडिया में सरकार को ही आगे आना चाहिए और इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी चाहिए। ठीक है, हो क्या रहा है, एक section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country, and इसी चीज़ को क्या बोला गया है, बॉम्बे प्लान बोला गया है। हुआ क्या, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में एक साथ आए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय के कौन थे, जैसे नाम आपने सुना ही होगा, JRD टाटा, ठीक है, फिर उसके बाद GD बिरला का नाम आपने सुना होगा, राइट। सिमिलरली आपने जॉन मैथाई का नाम सुना होगा, ओके, और साथ ही साथ में लाला श्रीराम का नाम सुना होगा। सो दीज वर द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने क्या करा, ये सब लोग एक साथ आए 1944 में, एक साथ बैठे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रपोजल को बनाया। और वो प्रपोजल क्या बता रहा है, वो उस प्रपोजल में लिखा हुआ था कि देखो अगर इंडिया का डेवलपमेंट होगा ना तो वो प्लान्ड इकोनॉमी से होगा। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि सरकार उसमें मेजर रोल प्ले करेगी। एंड ये चीज़ ही क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बॉम्बे प्लान। इसी प्लान को क्या बोला जा रहा है, बॉम्बे प्लान बोला जा रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो प्लान बनाया कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, गवर्नमेंट रोल प्ले करेगा, तो ये चीज़ को बोला जाता है बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब आया, 1944 में बॉम्बे प्लान आया। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लेना अपनी NCERTs में। ठीक है, बॉम्बे प्लान में क्या बोला गया, बॉम्बे प्लान वांटेड स्टेट टू टेक द मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड द अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। देख लो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से दी हुई है कि बॉम्बे प्लान ये कह रहा है कि स्टेट यानी इंडिया की गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, वो मेजर इनिशिएटिव लेगी इंडिया में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हमें करना है, चाहे एग्रीकल्चर में करना हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में करना हो, चाहे टर्शरी सेक्टर में करना हो, सर्विस सेक्टर में करना हो, कहीं पर कुछ भी करना है तो उसमें मेजर इनिशिएटिव्स कौन लेगा, सरकार लेगी। गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक दैट। क्लियर हो गया। तो ऐसे यहाँ तक हम लोगों को क्या समझ में आया कि जब हम कह रहे हैं कि इंडिया में एक कंसेंसस था कि सरकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो वो कंसेंसस गवर्नमेंट में भी था और साथ ही साथ में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे इवन वो भी चाह रहे थे कि इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमी हो। ठीक है, दे वर नॉट अवर्स टू द आइडिया ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। वो इंडिया में प्लान इकोनॉमी के आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे।
ठीक है, रादर वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। और उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे सामने जो बॉम्बे प्लान इन्होंने बनाया है, जिसमें खुल करके एक तरीके से ओपनली बोला गया है कि सरकार को आगे आना चाहिए और इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमी करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्या होता है, तो प्लानिंग कमीशन बना दी जाती है। प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। प्राइम मिनिस्टर वॉज द चेयरपर्सन। ठीक है, तो जब हमारी प्लानिंग कमीशन बन जाती है तो चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। एग्जाम में अगर आएगा तो हमें ठीक ठाक तरीके से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसको टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रैटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन क्या बन जाती है, प्लानिंग कमीशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट मशीनरी बन जाती है जो डिसाइड कर रही है कि इंडिया कौन से रास्ते पर चलेगा, डेवलपमेंट में कौन सा रास्ता इंडिया अडॉप्ट करेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया अपनी पूरी की पूरी डेवलपमेंट करेगा। ये चीज़ें कौन बता रही थी, ये चीज़ें प्लानिंग कमीशन बता रही थी। सो प्लानिंग कमीशन क्या है, बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है। एक एडवाइजरी बॉडी है जो बता रही है कि अगर इंडिया को डेवलपमेंट करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इंडिया अपना डेवलपमेंट कर सकता है। ये चीज़ें प्लानिंग कमीशन एक तरीके से प्रपोज करती है, एक तरीके से बताती है, एडवाइस करती है। समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब हम डिटेल में थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, हाउ लकी दे आर टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया गया। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई गई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ है, आपने एक बुक रीड करी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने पढ़ी। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब थी ये, उसमें क्या आपने प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ याद है आपको, रिकॉल करने की कोशिश करो, कहीं कोई जिक्र हो प्लानिंग कमीशन का, कुछ अंडरस्टैंडिंग करी हो आपने। तो आप बोलोगे कि नहीं, दिमाग में तो आ नहीं रहा है ना। तो ये बात ठीक है कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि लास्ट ईयर जो हमने किताब पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, यानी कि ऐसी बॉडीज़ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश करी गई है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट वन ऑफ द मेनी कमीशन एंड अदर बॉडी सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, वो कमीशन ऐसी कमीशन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश करी हो। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर समझो कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि भाई संविधान ने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश नहीं करा। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्लानिंग कमीशन का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा। अगर मेरा एक और सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र हमारे संविधान में है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के द्वारा स्टैब्लिश करी गई है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड संविधान ने ही इस पर्टिकुलर बॉडी को स्टैब्लिश किया है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो एक संवैधानिक बॉडी है। लेकिन प्लानिंग कमीशन का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है, तो वो क्या है, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ में आ गया, ये एग्जाम में देखो पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार इस चीज़ पर एम्फोसाइज कर रही हूँ। क्लियर करके रखना इन सब चीज़ों को कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश करा है, जिसके बारे में एक स्पेसिफिक आर्टिकल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अदर बॉडीज़ भी है, जैसे यूपीएससी की बात करोगे आप, और फिर उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारी चीज़ों आपको कहाँ मिलेगी, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसी बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, तो जब प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश नहीं करी तो प्लानिंग कमीशन आई कैसे, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, सवाल ये उठता है। उसका जवाब हम देखते हैं। प्लानिंग कमीशन वो सेटअप इन मार्च 1950। तो प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया, मार्च 1950 में स्टैब्लिश किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना, कौन से ईयर में, 1950 में आती है। कैसे, सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास करा, सिंपल रेजोल्यूशन पास करा, और उस सिंपल रेजोल्यूशन के पास करने के बाद क्या आ जाती है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बनी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, यहाँ तक बात चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब उसका रोल क्या है, उसका रोल जैसे हमने अंडरस्टैंड भी करा है कि इसका रोल है एडवाइजरी रोल।
So it has an advisory role and its recommendation becomes effective only when the union cabinet approved these. क्या बोल रहा है कि प्लानिंग कमीशन का रोल क्या है, एडवाइजरी रोल है। ये ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन ने चीज़ें जो डिसाइड कर दी कि अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट ऐसे करेंगे, तो ये बिल्कुल फाइनल है और प्लानिंग कमीशन आगे इन सबको इम्प्लीमेंट भी करवा देगी। नहीं, ये एडवाइजरी बॉडी है, इसका काम एडवाइस करना है। वो एडवाइस इफेक्टिव तभी बनेगी, वो रिकमेंडेशन तभी इफेक्टिव बनेगी, यानी कि तभी उस पर काम किया जाएगा जब यूनियन कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा। डिफरेंस को समझ लिया यहाँ तक? ठीक है, एडवाइस का काम करना है, मतलब एडवाइजरी का रोल है, एक तरीके से एडवाइस करने का काम है प्लानिंग कमीशन का। लेकिन वो एडवाइस इम्प्लीमेंट करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी, उसके लिए अप्रूवल लगेगा किसका, यूनियन कैबिनेट का, यानी कि प्रधानमंत्री का एंड उनके जो रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उन सबका अप्रूवल के बाद ही उस चीज़ पर काम किया जा सकता था। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि जब प्लानिंग कमीशन थी तो प्लानिंग कमीशन को एक दिन क्या कर दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ न्यू बॉडी, न्यू इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं। तो क्या होता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। और ये कब एग्जिस्टेंस में आती है, 1 जनवरी 2015। कौन से ईयर में, 2015 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, तो 1 जनवरी 2015 को क्या होता है, नीति आयोग का एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब नीति आयोग को एक तरीके से नीति आयोग को स्टैब्लिशमेंट किया जाता है एंड रिप्लेस कर देती है वो किसको, प्लानिंग कमीशन को। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर आज के टाइम में इंडिया की सारी प्लानिंग के रिलेटेड जो एडवाइस का काम होता है, कौन कर रहा है भाई, नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए कि आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने की बाय नीति आयोग, है ना। कुछ तो ज़रूरत लगी होगी ना कुछ तो कमियां होगी ना प्लानिंग कमीशन के काम करने के तरीके में, जिसकी वजह से हमें एक नई बॉडी को स्टैब्लिश करना पड़ा। तो पहली चीज़ क्या थी प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन, अगर आपको याद हो, प्लानिंग कमीशन में जो प्लानिंग होती थी ना वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से होती थी। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइज्ड तरीका का मतलब क्या है, इसको समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि प्लानिंग कमीशन में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री है, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स है एंड कुछ इकोनॉमिस्ट है। प्रधानमंत्री है, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कुछ, एंड कुछ इकोनॉमिस्ट है। तो ये सब लोग मिलकर के डिसाइड कर रहे थे चीज़ों को, है ना। और ये क्या है, ये सेंट्रल लेवल पर चीज़ें हो रही है। क्या यहाँ पर कोई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, क्या किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से डिस्कशन किया जा रहा हो, स्टेट से डिस्कशन किया जा रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट से, या लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं उनसे डिस्कशन किया जा रहा हो, यहाँ पर उनसे कंसल्टेशन किया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं था। इसीलिए इस चीज़ को क्या बोला जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन। मतलब प्लानिंग करनी है तो पूरे भारत में क्या होगा, पूरे भारत में डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये बॉडी बनाई थी प्लानिंग कमीशन। किसने बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी ना। तो इसीलिए इस चीज़ को बोला जा रहा है कि सेंट्रल लेवल पर ही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और उसके बाद पूरे भारत का डेवलपमेंट एक ही बॉडी के अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। एंड पूरा प्रोसेस क्या है, सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि स्टेट वगैरह से तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग करती थी ना, इट वॉज बेस्ड अपॉन द वन साइज फिट अप्रोच। वन साइज फिट अप्रोच, वन साइज फिट अप्रोच का मतलब क्या है भाई, इंडिया में तो मल्टीपल स्टेट्स हैं, हर स्टेट का जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी अलग है, हर स्टेट का टेरेन अलग है, तो हर स्टेट के जो लोग हैं उनकी जो नीड्स एंड एस्पिरेशन है वो भी तो अलग है ना, राइट। तो इसीलिए हो क्या रहा था कि जब प्लानिंग कमीशन थी उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसने अगर चीज़ें डिसाइड कर ली है, तो अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो हर स्टेट के लिए बोल दिया कि हर स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। अब जो कुछ स्टेट्स की जो स्पेसिफिक नीड वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल फॉलो किया जा रहा है ना। तो सपोज अगर किसी स्टेट में कहीं पर ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ में हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, बिकॉज उनका इनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अलग है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि एक ही जैसी अप्रोच हम हर स्टेट्स के लिए फॉलो कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हम सेम अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, हम डिफरेंट अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे थे बेस्ड अपॉन द जोग्राफी, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अलग अलग राज्य में अलग अलग डिमांड थी, तो हरियाणा का डेवलपमेंट अलग तरीके से होना चाहिए था। एंड जो केरला का डेवलपमेंट है, क्योंकि केरला की जो टोपोग्राफी है, केरला की जो जोग्राफी है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशन अलग है
है ना। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट है वहाँ पर अलग तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जोग्राफी अलग है, वहाँ पर का इकोसिस्टम अलग है। तो इस तरीके से हो क्या रहा था कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। एक ही साइज़, एक ही जो प्लान था वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये सारी कुछ कमियां थी। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए स्टैब्लिश किया गया नीति आयोग। नीति आयोग में सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे प्लानिंग कमीशन में सेंट्रलाइज्ड तरीके से होती थी चीज़ें, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चीज़ें होने लगी। अब देखोगे कि नीति आयोग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर है, नहीं, यहाँ पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर आते हैं, एंड सब लोगों की मीटिंग होती है, सब लोग मिलकर के डिस्कस करते हैं कि अच्छा भाई इंडिया का प्लानिंग करना है, इंडिया में डेवलपमेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस है। पहले वाली बॉडी में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कुछ सर्टेन एक्सपर्ट्स मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेट भी है, यहाँ पर जो सेंटर है वो भी है, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर किया जा रहा है कि हर स्टेट्स के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन हो। ओके, कोऑपरेशन की यहाँ पर बात करी जा रही है। तीसरी बड़ी चीज़ है कि अगर हर स्टेट में यहाँ पर डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि अच्छा भाई अगर केरला है तो केरला का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो केरला के लोगों के अनुसार होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली केरला का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अलग होगा। इट विल नॉट बी सेम टू यूपीज डेवलपमेंट मॉडल। समझ रहे हो, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि अगर हर स्टेट अलग है तो जो स्टेट जिस तरीके से डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है वहाँ पर जो नीड्स एंड एस्पिरेशन है लोगों की, उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। वन साइज फिट अप्रोच नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक प्लान डिसाइड कर लिया वही प्लान हम हर स्टेट में लागू करेंगे, नहीं, हर स्टेट का अलग हो सकता है। एंड इवन लोकल लेवल के जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत के लीडर्स हैं, ओके, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लीडर्स हैं, उनसे भी डिस्कशन किया जा रहा है, उनसे भी डिस्कशन लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया का जो विलेज का डेवलपमेंट है वो भी उनके डिस्कशन के बाद किया जा रहा है। समझ रहे हो, तो कितना डिसेंट्रलाइज तरीके से आज के टाइम में इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले सब कुछ हम सेंट्रल लेवल पर डिसाइड कर लेते थे, उसी को ही हम एक तरीके से फॉलो कर दिया करते थे पूरे देश में। अब ऐसा नहीं है, अब हर स्टेट में अलग तरीके से चीज़ें हो रही है। एंड इवन लोकल लेवल पर भी जो लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशन है, वहाँ के लोगों की जो नीड्स एंड एस्पिरेशन है उसके मुताबिक वहाँ पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है। और नीति आयोग क्या कर रही है, नीति आयोग एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी देनी होती है, जो भी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन देने होते हैं लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक, वो रिकमेंडेशन नीति आयोग में जो हमारे लोग हैं जो नीति आयोग को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी कि क्या डिफरेंसेस हैं प्लानिंग कमीशन में या नीति आयोग में, किस तरीके से आज के टाइम में हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से पहले प्लानिंग हमारी हुआ करती थी। ओके, तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पर बार बार हमने एम्फोसाइज करा है वो आपकी चीज़ें मतलब एक तरीके से दिमाग में गई होगी, याद होगी अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ द अर्ली इनिशिएटिव्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।